Hello everyone, this is Prashant. I am faculty of polity. I have appeared UPSC interview and also UPSC mains multiple times and also UPPSS mains. So on the basis of my experience, I have more than 4 year experience in the teaching. So on the basis of my experience, I will teach here. So let's see topic कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम पॉलिटी का जो है कंसेप्ट समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इसका बैकग्राउंड के बारे में। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सुना हो, कुछ ने नहीं सुना होगा। एरिस्टोटल जिनका पीएसआर ऑप्शन होगा वो जानते होंगे। एरिस्टोटल का जो बात करते हैं वहाँ पर उन्होंने बात करी रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस? उन्होंने कहा कि जो एक स्टेट को रन करना चाहिए वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग रन करना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही रन करेंगे तो स्टेट के अंदर जो हार्मनी बनी रहेगी, इक्वलिटी बनी रहेगी और एक स्मूथली जो है स्टेट रन कर सकता है। राइट? तो वही कंसेप्ट जो है हम इंडिया के अंदर देखोगे कि यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वही बाद में जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल ऑफ लॉ का ही नेक्स्ट स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही रूल ऑफ लॉ जो होगा वो संविधान के अंदर लिखा जाएगा। राइट? तो यहाँ पर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम सिंपल इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। मतलब कि एक फंडामेंटल रूल्स हैं इसके अंदर जो कि ये डिफाइन करता है कि किस तरह से एक कंट्री को गवर्न किया जाइए, एक कंट्री को कैसे शासन करना चाहिए, एक कंट्री को कैसे रन करना है, उसके बारे में ये बताता है। राइट? और ये भी एक तरह का ले डाउन करता है कि वहाँ स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस और वेरियस इंस्टीट्यूशंस। कौन से वेरियस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर आपने देखा होगा जैसे यूपीएससी एक खुद इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन खुद एक इंस्टीट्यूशन है। तो इन सबकी जो पावर्स होती हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं। इलेक्शन कमीशन की भी एक डिफरेंट डिफरेंट पावर होती हैं कि स्टेट के अंदर, और इवन कि जैसे हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल लेवल पे देखें तो वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन होते हैं जो कि सेंट्रल में इलेक्शन कराते हैं, स्टेट में जो स्टेट लेवल के इलेक्शन कराते हैं। तो ये सबके जो यहाँ पर स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस को यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन किया गया है। राइट? और अगर बात करें हम एंश्योर्ड सिटीजन्स राइट, ये जो संविधान है कहीं न कहीं ये सिटीजन राइट्स की बात करता है, उनकी एंश्योरिटी की बात करता है। अगर बात करें बिना फंडामेंटल राइट्स, मतलब सिटीजन राइट्स की बात करें हम, इसकी बिना संविधान नथिंग, कुछ नहीं है। क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? लोगों के लिए। तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि जो डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूल बाय पीपल फॉर द पीपल, रूल बाय द बाय पीपल, रूल बाय पीपल फॉर द पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट मीन दैट कि जो भी रूल बनाया जाए वो लोगों के द्वारा ही बनाया, लोगों के लिए बनाया जाए। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है, एक डेमोक्रेसी की तरह इंडिकेट करता है। तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास जो एंश्योर सिटीजन राइट्स वो होना कंपलसरी है। इसके बिना जो है संविधान कुछ नहीं है, फिर संविधान का मतलब ही नहीं बनता है फिर। राइट? तो यहाँ आप आगे डिस्कस करते हैं, ये कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संविधान क्या प्रोवाइड करता है हमें? ये फ्रेमवर्क, डिसीजन मेकिंग वाला फ्रेमवर्क। मतलब कि संविधान के अंदर आप देखोगे यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर का पावर होगा, पार्लियामेंट जो कि आप जानते हैं लोकसभा, राइट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर है यहाँ पर। राइट? प्रेसिडेंट के पास पावर भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर भी है, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो डिसीजन मेकिंग का जो फ्रेमवर्क जो है ये संविधान में मेंशन किया गया है। राइट? अब ऐसा नहीं कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अनलिमिटेड पावर नहीं है किसी के पास भी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट हो। राइट? ये होल्ड्स करते हैं पावर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी पावर जो है एक आम जनता को, ठीक है, मतलब सिटीजन को, अगर बात करें हम आम जनता मतलब सिटीजन को, सिटीजन के राइट्स हैम्पर नहीं करने चाहिए कभी भी। आप ले सकते हैं डिसीजन, हमने जो आपको डिसीजन लेने की पावर दी, हम इलेक्ट करते हैं, सिटीजन क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं।
इलेक्ट करते हैं वो अपने लीडर। वाई? ताकि जो है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर वे में सोसाइटी रन कर सके, किसी का जो है राइट्स वॉल्यूशन ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि लीडर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे कंट्री में देखोगे आप, तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। तो इसके अंदर आप देखोगे लोगों के द्वारा ही रूल करना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्शन होता है एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेस पे, एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेस पे, मतलब कि अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वोटिंग कीजिए और अपने लीडर को आप चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी जो संविधान में मेंशन किया गया अपॉइंटेड। कुछ ऐसे भी होते हैं अपॉइंटेड किए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गवर्नर के बारे में, राइट। जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनके पास ही पावर होती है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ऑल थिंग्स अभी तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, और यहाँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो रहा होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सिटीजन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा के। तो यहाँ पर अभी तो मैं आपको कीवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत आइडिया बता रहा हूँ, बट हम फर्दर क्लास में ऑल थिंग्स सब कुछ क्लियर डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा लिमिटिंग पावर, अभी हमने डिस्कस किया। लिमिटिंग पावर इस संविधान के अंदर मेंशन किया गया है कि पावर जो है सबके पास लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की फ्रीडम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि चेंज नहीं होता है या हुआ नहीं है, चेंज हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लीजिए आप, ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो आर्टिकल आपका 21 है, जो राइट टू लाइफ वाला है, ठीक है। अब आपका लाइफ कोई ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ को हैरान कर दो, वॉल्यूशन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिटेशन है, पावर है बट लिमिटेशन पावर है, ये भी कहाँ मेंशन है, संविधान के अंदर मेंशन है। एक एग्जांपल भी दे सकते हो आप यहाँ पर, जो कि आप देखोगे यहाँ पर कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। तो 14 के तहत क्या बताया था कि यहाँ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हर कोई इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर बात करें हम लॉ के पास, अगर लॉ के आगे जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे हम आम जनता हो, लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है। मतलब कि रूल ऑफ लॉ, वही जो एरिस्टोटल ने बात किया था, इससे बड़ा कुछ नहीं है, सुप्रीम यही है, रूल ऑफ लॉ, इट्स मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब यहाँ देखते हैं हम वाई इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो अब आपको इजीली बता सकते हो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी इन सोसाइटी के अंदर अगर संविधान में मेंशन किया जाएगा कि किसकी पावर किसके हैंड में है, कितनी लिमिटेशन पावर है, ऑल थिंग्स अगर सबको अगर बताया जाए, तो ठीक है, वो अपने दायरे में रह के वर्क करेंगे, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर वे में वर्क करेंगे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी सोसाइटी के अंदर, राइट। और यहाँ पर संविधान क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर ये मेंशन होगा इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, ताकि जो है गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर सके। गवर्नमेंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कि आपका आर्टिकल जो है 21 को हैम्पर करने लग जाए, ठीक है। उनके पास लिमिटेशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिट करती हैं, गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी एक्शन को लिमिट करती है, राइट। और देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है हमारा कि रिफ्लेक्ट्स द एस्पायरेशन ऑफ पीपल। संविधान क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा है कि हमें जस्टिस मिले, हमें लिबर्टी मिले, हमें इक्वलिटी मिले। अब ये जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी कैसे का, कहीं ना कहीं अगर स्टेट जो है, स्टेट की बात करें हम, मतलब कि कंट्री, राइट, कंट्री की बात करें, तो कंट्री ही प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं वहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। अब किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, किसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके, तो गवर्नमेंट बीच में आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, और क्या कहते हैं, आप हमसे लोन लीजिए, ठीक है, मुद्रा योजना, तो इसके तहत आप लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या है कि ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, राइट। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बन जाती है कि ठीक है कि जो लोग जस्टिस चाहते हैं, हमें इक्वलिटी चाहते हैं, हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये संविधान के अंदर आपने सुना होगा डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। इसके अंदर मेंशन किया गया हुआ है, इसमें मेंशन किया गया है कि स्टेट की क्या क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने सिटीजन को प्रोवाइड करे वो, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट्स ए बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट करता है यदि संविधान है तो। कैसे? क्योंकि जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे अगर बात करें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इन सबकी पावर पता होनी चाहिए कि इनकी पावर क्या है। जुडिशरी की पावर ठीक है, उनको पता नहीं कि जुडिशरी की पावर कहाँ तक है। अगर यहाँ पर गलती कोई कर रहा है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बन चुका है, ठीक है, लॉ बनने के बाद अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव में कौन बैठेंगे यहाँ पर, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, लेकिन अब वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, कि फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है। तो आप जुडिशरी जा सकते हो, कोर्ट, कोर्ट जाओगे और उस लॉ को बोलोगे ये लॉ जो है, जो पास किया है गवर्नमेंट ने, ये फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, इसको रद्द कीजिए। तो जुडिशरी के पास पावर है तो वो उसको कैंसिल कर सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। एग्जाम्पल में देखें हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 15 ने मेंशन किया है कि जुडिशरी क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट है ये, इस पर किसी का कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो कोर्ट के अंदर ये ऐसा कि नहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सके, तो हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन लेता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जुडिशरी बैठा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ कुछ देखते हैं हम, यहाँ कुछ ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या मेंशन किया हुआ है। ओरिजिनली देखिए कि 1949 के अंदर प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रियम्बल क्या है, तो आप बोल सकते हो कि एक तरह का पूरे संविधान की एक जन्म कुंडली बोलो आप। जो संविधान में पूरा मेंशन किया गया है ना, उसके अंदर यही प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया, जैसे जस्टिस की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात करें, यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करें, तो ऑल थिंग्स यहाँ पर एक कीवर्ड के फॉर्म में मेंशन किया गया है, राइट। तो उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में और डिटेल में, ठीक है, बट अब यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड के थ्रू में आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट। और इसमें 1949 के अंदर 395 आर्टिकल मतलब कि बनाए गए थे। इसके अंदर इसमें हर तरह के आर्टिकल हैं जो आपने देखा होगा, 12 से 35 तक लगभग। ये जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 36 से 51 तक आप देखोगे, ये डीपीएसपी में आएंगे, राइट। तो ये आर्टिकल जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, लेजिस्लेटिव पावर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पावर होंगे, सब के सब इसमें मेंशन किए गए इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। मतलब 395 आर्टिकल में सब कुछ मेंशन है। इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब पार्ट्स क्या हैं? पार्ट्स ये कि जैसे कि आपने इंडेक्स देखा होगा, अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाते हो आप, ठीक है ना। इंडेक्स से आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में मैंने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि यहाँ पहले चैप्टर में संविधान के बारे में लिखा मैंने, ठीक है, कि 1 से 10 पेज तक संविधान क्या है। फिर ऐसे दूसरे पेज में मैंने हो सकता है कि आपने जो अगला इंडेक्स बनाया हो कि अगर मुझे जानना हो किसके बारे में, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, आपने इंडेक्स बनाया, एक तरह का इंडेक्स के फॉर्म में बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 8 शेड्यूल, जो शेड्यूल्स हैं यहाँ पर, ये भी एक तरह का जो शेड्यूल्स हैं उसमें डिफाइन किया कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, जो 8 शेड्यूल हैं इसमें डिफाइन किया कि किस शेड्यूल के अंदर क्या रखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पावर्स हो गई आपके, ठीक है, जो आपने डिस्कस किया था ना अभी, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, तो यहाँ पे शेड्यूल में भी मेंशन किया गया पंचायती राज, राइट, म्यूनसिपलिटीज़ वाली चीज़ें। तो ये सब चीज़ें शेड्यूल में मेंशन किया गया, 8 शेड्यूल में उन्होंने डिवाइड कर दिया था उस समय, किस समय, 1949 के तहत। अभी हम ये चीज़ और डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ भी प्रेम्बल, करेंटली प्रेम्बल है। अब यहाँ पर लगभग जो है 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं और 25 पार्ट्स में हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कि अगर बात करें हम पंचायती का, म्यूनसिपलिटीज़ का, ये ऐड हो गया इसके अंदर। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 8 ही शेड्यूल थे, ठीक है। यहाँ पंचायती म्यूनसिपलिटीज़ यहाँ ऐड हो चुका था, ठीक है, 11वें 12वें में
पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज वाला शेड्यूल ऐड हो गया था, यहाँ ऐड नहीं था, ठीक है, यहाँ ऐड नहीं था, राइट। तो ऑल थिंग्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में। तो हम चले यहाँ पे जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुछ टाइप्स हैं, कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह के संविधान हो सकते हैं। आपने सुना होगा कुछ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ दिस? कुछ रिटन भी होते हैं, कुछ अनरिटन भी होते हैं। मतलब कि आज की डेट में भी देखोगे कि मतलब रिटन वाला तो आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया है। अनरिटन वाला ये कौन सा है? तो चलिए डिस्कस करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट है। तो रिटन में देखोगे आप, एक कॉडिफाई, एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें सिंगल फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, राइट। तो जस्ट होल्ड ऑन। तो एक्चुअली अभी थोड़ा कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम यहाँ पर थे, एक रिटन क्वेश्चन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन में क्या होता है? कॉडिफाइड, एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। एक कॉडिफाइड मतलब कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इसके अंदर, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जो कि आपने सुना भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, जो कि ये बताए कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। लेकिन अनरिटन में क्या होता है? कस्टम के बेस पे, कन्वेंशंस के बेस पे, प्रेसिडेंट के बेस पे, स्टैचू के बेस पे, इनके बेस पर वहाँ पर उनका संविधान होता है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, पावर्स डिफाइन होते हैं, ड्यूटीज डिफाइन होती है डिटेल के अंदर। और यहाँ कहता है कि इवॉल्व्स ओवर टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनका जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ और स्ट्रक्चर, ये टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है वो इवॉल्व होता है। तो इसमें आप देखोगे ऑफन लैक्स सिंगल डॉक्यूमेंट, यहाँ सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, राइट। अनरिटन में क्या होता है? क्योंकि रिटर्न तो है नहीं। अब जैसे हमारे यहाँ पर कोई यहाँ पे जैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कि आपने क्राइम किया, आपने चोरी की, तो जब आप चोरी करेंगे तो हमारे संविधान ने मेंशन किया है कि हाँ, कि चोरी के तहत अगर चोरी करते तो आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ऐसा चीज़ होता नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ चुराई हो, ठीक है, आपने कुछ और चीज़ चुराया हो, वहाँ पर कोई लॉ बना रहता है पहले से। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर लॉ बना ही ना हो, तो आप क्या है कि ऑन द स्पॉट वहीं पे क्या आएंगे, उसके बेस पे डिस्कस करेंगे कस्टम कन्वेंशन और उनके क्या क्या रूल होंगे, उसके बेस पे वो एक नया रूल बना देंगे कि ठीक है, इन्होंने चम्मच चोरी की थी, उनको इस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हो सकता है ना किसी ने चम्मच चोरी किया, किसी ने पेन चुराया बच्चे ने, क्या उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑन द स्पॉट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इंटरप्रेटेड बाय जुडिशरी एंड लीगल एक्सपर्ट, तो ये किसके द्वारा किया गया था? जुडिशरी और लीगल एक्सपर्ट के द्वारा जो है इसको लिखा गया था या फिर व्याख्या की गई थी। और ये किसके द्वारा था? अंडरस्टूड किया था थ्रू यूजेस, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। मतलब कि अनरिटन में क्या होता है, यहाँ पर जो है संविधान जो है इसका यूजेस है कि नहीं। अगर किसी चीज़ का यूजेज है तो वो अपने ट्रेडिशन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम एजुकेशन, फांसी की सज़ा जो होती है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। अब किसी किसी यूरोप कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी है और कहीं कहीं है भी। तो अनरिटन में जैसे कि यूके, इजराइल, न्यूजीलैंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने को नहीं चेंज करता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर हमारे पास कैपिटल पनिशमेंट लिखा हुआ है संविधान में, पहले से हम ऑलरेडी लिख चुके हैं किसको मिलेगा कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मेंशन कर रखा है। बट यहाँ पे यूके, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऐसे और भी कंट्री है जहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज़ें मेंशन ही नहीं की है, राइट। तो उनको लगता है इसका यूज होना चाहिए तो वो डालते हैं, अगर नहीं है नीड वहाँ पर, तो कैपिटल पनिशमेंट की नहीं नीड है तो वो नहीं करते हैं इम्प्लीमेंट इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन रेफर टू एज अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब कि अनकोडिफाइड क्यों बोला कि क्योंकि कोडिफाइड नहीं कर रखा है, एक सिस्टमेटिक नहीं कि हाँ ये रिटर्न है पहले से है। हो सकता है कि वहाँ पर अनरिटर्न हो और जो वहाँ का रूलर हो, अब वहाँ का जो रूलर होगा वो अपने बेस पे इसको कंसप्शन के बेस पे, अपने ट्रेडिशन के बेस पे, कस्टम के बेस पे वो जो है उस रूल को इम्प्लीमेंट करे। तो ज़्यादा वैलिड किसको बोल सकते हो आप? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको ज़्यादा फेवर कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। एक रिटर्न अनरिटर्न होता है, एक रिजिड एंड फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड मीन्स दैट कि संविधान में आप देखोगे कि इतना आसान भी नहीं है चेंज करना और इतना मुश्किल भी नहीं चेंज करना। तो रिजिड का मतलब कि जो इजीली जो चेंज नहीं किया जा सके, ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया है AVDC के द्वारा, जिन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड लाइक ऑर्डिनरी लॉ। मतलब कि वो बता रहे हैं यहाँ पर कि रिजिड लॉ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो कि ईजिली उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सके। राइट, ऑर्डिनरी लॉ को बिल्कुल आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आप जिसके जैसे कि बात करें, इसकी बात करें हम, जैसे अगर यहाँ हमारे मिनिस्टर की सैलरी की बात करें तो मिनिस्टर की सैलरी क्या है? मिनिस्टर की सैलरी इंक्रीज करनी है। तो इसमें क्या है? ये ऑर्डिनरी लॉ हुआ है, ऑर्डिनरी लॉ हुआ। तो इसके लिए ठीक है, ये इजीली जो है चेंज किया सकता है, अमेंड किया जा सकता है ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू। बट अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो ये मुश्किल है। यहाँ पर रिजिड लॉ है, इतना आसान नहीं इसको चेंज करना, ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा पास नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? स्पेशल प्रोसीजर चाहिए पूरा। मतलब कि रेफरेंडम, सुपर मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इंडिया के अंदर देखोगे आप, स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही आप जो है फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हो। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स दैट कि जो आप देखोगे लोकसभा प्लस में राज्यसभा, इसमें क्या होगी? 50% प्लस मेंबर अवेलेबल हो और वो वोटिंग करें चेंजिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ये हम फर्दर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो आप समझिए स्पेशल मेजोरिटी होता है 50+ जो है उसमें मिनिस्टर अवेलेबल हो और वोटिंग करे कि हाँ ठीक है ये लो लेके आना चाहिए। राइट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया USA के अंदर है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? जो कि इजीली अमेंडमेंट किया जाए। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, जो कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? इसके अंदर आप देखोगे UK, इजराइल, जिसमें कि कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बात करें हम इंडिया की, इंडिया क्या रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो इंडिया की बात करें, इंडिया मिक्स है, ब्लेंड ऑफ बोथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फुली रिजिड नॉर फुली फ्लेक्सिबल, इट इनकॉर्पोरेट्स फीचर्स ऑफ बोथ। मतलब कि इंडिया के पास दोनों का फीचर है, हमने दोनों का फीचर्स लिया है। क्योंकि हम दोनों फीचर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सही लगा कि कहीं कहीं जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी की, जहाँ चेंज करना चाहिए, और कहीं कहीं सिंपल मेजोरिटी में ही काम चल जाता है, तो हम दोनों को ले रहे हैं। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो। इतना आसान नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स को इजीली कोई भी चेंज कर दे। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पर, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पर। फ्लेक्सिबल पार्ट हमारा जैसे कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ चाहिए? मैं जैसे कि मैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाना है, ठीक है, इसके अंदर में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने तेलंगाना बनाया, ठीक है, 2014 के अंदर तेलंगाना बना, कोई स्टेट का नाम चेंज करते हो तो ये सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं कि स्पेशल मेजोरिटी हो, उसमें 50% मिनिस्टर हो लेवल, फिर वोटिंग करे, लॉन्ग प्रोसेस पड़ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। राइट, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं, तो हम दोनों ही कोई फॉलो करते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा जो अनरिटन है, रिटन है, उसके बाद रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए संविधान के बारे में, ताकि जो है अब मैं जो आगे पढ़ाऊँगा आप इजीली समझ सकते हो और टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।